विद्यार्थियों, मैं उमेश वर्मा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम आपके बीच में वन एवं वन्य जीव संसाधन नाम का चैप्टर लेकर के प्रस्तुत हैं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तथा कक्षा 11 के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, पाठ्यक्रम पर आधारित। सबसे पहले मैं आपके सामने भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को रखता हूँ। विद्यार्थियों, भारत एक बहुत विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण से ही यहाँ पर भौगोलिक धरातल में जहाँ विषमता देखने को मिलती है, वहीं यहाँ की तापमान में विविधता देखने को मिलती है। वर्षा के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। यहाँ की मिट्टी की उपजाऊपन की प्रकृति में भी अंतर देखने को मिलता है, और ये समस्त चीज़ों का प्रभाव कहीं न कहीं देश की वनस्पति पर देखने को मिलता है। इसी कारण से भारत में एक समान की वनस्पति न मिलकर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसका निम्नलिखित तरीके से मैं विवरण प्रस्तुत करता हूँ। तो इन वनों में पहला जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। विद्यार्थियों, भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर अथवा इससे अधिक पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऐसे वन चूँकि सदाबहार इस नाम से विख्यात हैं, जिसका तात्पर्य है कि ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं। इनमें कभी भी एकदम से पतझड़ नहीं होता है। ऐसे वनों का विस्तार भारत के 2 क्षेत्र में विशेष रूप से मिलता है। एक तो भारत का अरब सागरीय तट का जो पश्चिमी किनारा है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र का तटीय भाग, गोवा, कर्नाटक का तटीय भाग और केरल, इन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता पाई जाती है। वर्ष के अधिकांश समय में लगभग इसकी उपलब्धता रहती है। अतः इन वनों को वर्ष के अधिकांश भाग में नमी मिलती रहती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र भारत का जो पूर्वोत्तर एरिया है, जिसमें चाहे असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, ऐसे क्षेत्र भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। चूँकि बंगाल खाड़ी से उठने वाला मानसून
इन क्षेत्रों में ही सबसे पहले पहुंचता है। यहाँ पर उपस्थित गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के माध्यम से यहाँ अधिक वर्षा के योग बनते हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में खास रूप से महोगनी, आबनूस, गटापारचा, बांस, बेंत इस प्रकार के अनेक उपयोगी वृक्ष देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। वर्षा साल भर न होकर के वर्ष के एक निश्चित ऋतु विशेष में पाई जाती है। शेष काल यहाँ का शुष्क रहता है। इस वजह से ऐसे क्षेत्रों में जैसे ही शीतकाल की समाप्ति होती है, ग्रीष्म काल का आरंभ होता है, त्यों ही इन वृक्षों के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। पत्ते इनके चूँकि गिरते हैं, इसलिए इन वनों को पर्णपाती वन कहते हैं अथवा पतझड़ वनों के नाम से इनको पुकारा जाता है। देश का अधिकांश क्षेत्र, यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दें, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र को छोड़ दें, दोनों समुद्र तटीय किनारों को यदि छोड़ दें, तो देश के शेष भाग में इसी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। देश का चाहे पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु का आंतरिक पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो, कर्नाटक का पूर्वी भाग हो, महाराष्ट्र का आंतरिक हिस्सा हो, ऐसे संपूर्ण भागों में इसी पर्णपाती प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में खास रूप से साल, साखू, सागवन, आम, महुआ, चंदन, पीपल, बरगद, नीम इस प्रकार के अनेकों उपयोगी प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह वन बहुत अधिक सघन नहीं होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। इनकी लकड़ी भी बहुत अधिक कठोर नहीं होती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता है, परिवहन का विकास है, लकड़ी की पर्याप्त मांग है। अतः देश के सर्वाधिक वनों का जो विदोहन हुआ है वो इसी प्रकार के वनों का हुआ है। तीसरा प्रकार है मरुस्थलीय वन। यह मरुस्थलीय वन भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर या इससे कम पाया जाता है, ऐसे एरियाज में मरुस्थलीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार खास करके गुजरात का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का राजस्थान से संलग्न जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इन हिस्सों में इस मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर वर्षा की जहाँ कमी पाई जाती है, वहीं यहाँ उच्च तापमान पाया जाता है। यहाँ का धरातल रेतीला है, इसलिए यहाँ पर पानी की कमी के कारण इस
मरुस्थलीय प्रकार के वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन वनों में जो वृक्ष उगते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं, खास करके ये झाड़ी के रूप में मिलते हैं। इन वनों में खास करके बबूल, करील, कीकर, नागफनी, खेजड़ा, रामबांस ऐसे प्रकार की वनस्पति खास रूप से पाई जाती है। चूँकि इनमें कांटे होते हैं, अतः ना तो ये पशुओं के चारे के काम आते हैं अथवा झाड़ी के रूप में होते हैं, अतः इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे लिए नहीं है। अगला प्रकार विद्यार्थियों ज्वारीय वन है। इन्हें हम डेल्टाई वनों के नाम से भी पुकारते हैं। भारत का जो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के आंतरिक क्षेत्र से अनेकों नदियाँ प्रवाहित होती हुए बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टे का निर्माण करती हैं। चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन हो, चाहे महानदी का डेल्टा हो, चाहे गोदावरी का डेल्टा हो, चाहे कृष्णा का डेल्टा हो, इन डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार के ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों में, वन क्षेत्रों में चूँकि ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर खारे जल का भराव पाया जाता है, अतः इनकी लकड़ी कठोर होती है, जिसका उपयोग खास करके कागज उद्योग के विकास में अथवा नौका उद्योग के विकास में किया जाता है। इसमें सुंदरी, नीपा, गोरन, ताड़, नारियल इस प्रकार के वनों की प्रचुरता पाई जाती है। अगला प्रकार विद्यार्थियों पर्वतीय प्रकार के वनों का है। जैसा कि आपको देश के धरातल की जानकारी है, देश का उत्तरी भाग हिमालय पर्वतमाला से आच्छादित है, जहाँ की पर्याप्त ऊंचाई है। इस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। देश का चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो अथवा अरुणाचल प्रदेश हो, इसका अधिकांश हिस्सा पर्वतीय किस्म का है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की ऊंचाइयाँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग रहता है। तापमान की स्थितियाँ ऊंचाई के साथ बदलती हैं। मिट्टियों की प्रकृति में ऊंचाई के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए इन पर्वतीय भागों में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार के वनों का रूप देखने को मिलता है। इन वनों में प्रमुख रूप से चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, शाखू, सागवन इनकी बहुलता पाई जाती है। यह वन चूँकि हमारी देश की धरोहर हैं, अतः ये हमारे आर्थिक विकास के लिए कहीं न कहीं उपयोगी हैं। अब मैं इसके बाद अगला चीज़ शुरू करता हूँ, वनों से लाभ। विद्यार्थियों, वन भारत की अमूल्य संपदा हैं।
इनके द्वारा हमें तमाम प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। इन लाभों को मुख्य रूप से दो रूपों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें पहला लाभ प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ उन लाभों को कहा जाता है जिनको हम आसानी से आँखों से देख सकते हैं। उन लाभों को प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। इन लाभों के अंतर्गत पहला लाभ ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। हमारा भोजन लकड़ी से ही निर्मित होता है। देश में चलने वाले ईंट भट्ठों के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। सड़कों के निर्माण के लिए कहीं न कहीं लकड़ी का मांग रहती है। इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति वनों के द्वारा ही उपलब्ध होती है। दूसरा लाभ उद्योगों के लिए कच्चा माल। विद्यार्थियों, अपने देश में तमाम उद्योग वनों के लकड़ी पर आधारित हैं। चाहे दिया सलाई उद्योग हो, फर्नीचर उद्योग हो, प्लाईवुड उद्योग हो, दफ्ती उद्योग हो, बीड़ी बनाना हो, ऐसे तमाम अनगिनत उद्योग ऐसे हैं जिनके संचालन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति वनों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तीसरा लाभ चारे की प्राप्ति है। भारत विश्व की सबसे अधिक पशुओं की संख्या को रखने वाला देश है। यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पशुपालन व्यवसाय उन्नत पाया जाता है। इन पशुओं के खिलाने के लिए चारे की आपूर्ति भी इन वनों के द्वारा उपलब्ध होती है। अगला बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ एवं औषधियाँ। विद्यार्थियों, अपना जो आयुर्वेद है, इसमें तमाम सारी औषधियों का निर्माण किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के रोगों के शमन के लिए सहायक होते हैं, जिनके लिए इन पर्वतीय, मैदानी, पठारी ऐसे तमाम क्षेत्रों में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति की जाती है, औषधियों की प्राप्ति की जाती है।
जिसके द्वारा विभिन्न रोगों का निदान किया जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एक यौ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिससे टक्सोल की प्राप्ति होती है, जिससे कैंसर रोग के निदान के लिए औषधि का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से और भी तमाम सारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। अगला लाभ राजस्व की प्राप्ति है। विद्यार्थियों, यह देश की वनस्पति तमाम सारे उत्पादनों के लिए चूँकि सहायक है, यह उत्पादन देश के आंतरिक भाग में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में निर्यात किए जाते हैं, जिनके द्वारा सरकार को बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। अगला लाभ रोजगार की प्राप्ति है। इन वनों से पर्याप्त मात्रा में रोजगार की भी प्राप्ति होती है। देश के तमाम सारे लोग इन वनों के जहाँ कर्तन में लगे हुए हैं, वहीं तमाम सारे लोग उसकी ढुलाई का कार्य करते हैं। आरा मशीनें चलती हैं जिसमें रोजगार मिलता है। उद्योग धंधों का संचालन होता है, उसमें उसे रोजगार की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह वन हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख रीढ़ हैं। तमाम सारे लोगों को रोजगार इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा अप्रत्यक्ष लाभों की चर्चा करता हूँ। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ उन लाभों को कहते हैं जो हमें इनडायरेक्ट रूप में प्राप्त होते हैं। इन लाभों में सबसे बड़ा जो लाभ है वो है ऑक्सीजन की प्राप्ति। विद्यार्थियों, ये वनों का ऐसा उपहार है जिसके बगैर हमारे जीवन की ही कल्पना नहीं हो सकती। यह वन हमारे द्वारा विसरित की जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको ग्रहण करते हैं, बदले में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन का संचालन होता है। इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरा, वर्षा में सहायक। जिन क्षेत्रों में घने वनों का भी विकास पाया जाता है, ऐसे वन आर्द्रता युक्त हवाओं को रोकने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें ठंडा कराने में सहयोग प्रदान करते हैं। इन वनों से टकरा करके आर्द्रता युक्त पवनें संघनित हो जाती हैं, जिससे वर्षा का लाभ भी हमको उपलब्ध होता है। तीसरा अप्रत्यक्ष लाभ मृदा संरक्षण।
वन मिट्टी के संरक्षण को भी बनाए रखने में बहुत उपयोगी हैं। चूँकि इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से जहाँ जकड़े रहती हैं, वहीं इनकी शाखाओं पत्तियों पर होने वाली जो मूसलाधार वर्षा है, इसके आघात को ये सहन कर लेते हैं, उसकी तीव्रता को रोक लेते हैं, जिसके आधार पर मिट्टी का कटाव थम जाता है। अगला लाभ मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। इनके द्वारा जो पत्तियां गिराई जाती हैं, यह पत्ती मिट्टी के साथ मिलकर सड़ करके उसकी उर्वरता का विकास करती है। ऐसी उपजाऊ मिट्टियां कृषि के विकास के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होती हैं। इस प्रकार से संक्षेप में इन वनों से यह लाभ प्राप्त होते हैं। अब मैं इसके बाद अगले यूनिट पर आता हूँ, वनों के ह्रास के कारण। विद्यार्थियों, यह वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, किंतु चाहे हम अपनी आवश्यकता को कह लें, चाहे अपनी विवेकहीनता को कह लें, कहीं न कहीं हमारे द्वारा इन वनों के साथ जो गतिविधियां अपनाई जाती हैं, उससे इन वनों का जो रकबा है उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है, जो एक बहुत दुखद संकेत है। मैं कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करता हूँ जो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। उसमें कारक प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानवीय कारक हो सकते हैं। उनको मैं संक्षेप में मिला करके उल्लेख करता हूँ, जिसमें से पहला कारक प्राकृतिक आपदाएं। वनों के विनाश के लिए प्राकृतिक आपदाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिन क्षेत्रों में सूखे की स्थितियां मौजूद हैं, पानी का अभाव है, ऐसे स्थान पर धरातल की नमी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पानी न मिलने का कारण तमाम सारी सूखा प्रभावित क्षेत्र की वनस्पतियां दिन प्रतिदिन नष्ट होती जाती हैं। इसी प्रकार से बाढ़ भी कहीं न कहीं वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। देश का जो तराई क्षेत्र है, उसमें चाहे घाघरा की घाटी हो, कोसी की घाटी हो, गंडक की घाटी हो, राप्ती नदी की घाटी हो, ऐसी तमाम सारे नदी घाटी वाले क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ की स्थितियां बनी रहती हैं। पानी का भराव रहता है। लगातार किसी क्षेत्र में पानी भरे रहने के कारण
वनस्पतियों की जड़ें सड़ जाती हैं, उनको पोषण मिलना समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम सारी वनस्पति धीरे धीरे सूखती चली जाती है। अगला भूस्खलन। विद्यार्थियों, भूस्खलन से आप परिचित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल पाया जाता है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सैल मलबा खिसक करके निचले भागों में आता है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में पड़ने वाली तमाम वनस्पति के अंदर से जब मिट्टी का कटाव होता है, खिसकाव होता है, तो उसकी जड़ों की मिट्टी निकल जाती है, जिससे तमाम सारी वनस्पति जड़ सहित उखड़ जाती है, सूखने के लिए मजबूर हो जाती है, जिससे तमाम सारे वनों का नुकसान होता है। वहीं अगला जो कारक है वो है चक्रवातीय तूफान। जैसा कि आप नाम से परिचित हैं कि चक्रवातीय तूफान तीव्र गति से चलने वाली वे पवनें हैं जिनकी प्रचंडता से तमाम सारी वनस्पति को हानि होती है। तमाम सारे वृक्ष शाखाओं से फट जाते हैं, तमाम सारे जड़ सहित ही उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम सारी वनस्पति समाप्त हो जाती है। दूसरा है नगरीकरण। विद्यार्थियों, देश की तमाम सारी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके नगरों की ओर अग्रसर हो रही है, जिससे नगरों का विकास बढ़ता जा रहा है। उनके लिए आवास की ज़रूरत पड़ती है और उस आवास क्षेत्र में यदि वनों का विस्तार है तो उन्हें हटाना पड़ता है, काटना पड़ता है। उन भवनों के निर्माण के लिए लकड़ी की मांग होती है, जिसकी वजह से वनों को विनष्ट करना पड़ता है। अगला औद्योगिकीकरण भी वनस्पतियों के विनाश का प्रमुख कारण है। चूँकि तमाम सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके संचालन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दिया सलाई का उद्योग वनों पर आधारित है, प्लाईवुड उद्योग वनों पर आधारित है, कागज उद्योग वनों पर आधारित है, फर्नीचर उद्योग वनों पर आधारित है। ऐसे तमाम उद्योगों के संचालन के लिए भारी मात्रा में लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए इन वनों को तेज़ी से सफाया किया जा रहा है। अगला कारक है खनन। बच्चों, खनन की क्रिया भी कहीं न कहीं वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूँकि जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है, वहाँ पर खनन कार्य करने के लिए सर्वप्रथम वहाँ पर यदि वनों की उपस्थिति पाई जाती है तो उसे हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में वनों का नाश होता है। आगे मैं चर्चा करूं तो देश के विकास के लिए तमाम सारे विकासात्मक कार्य होते हैं,
चाहे सड़कों का निर्माण होना हो, चाहे सड़कों को चौड़ी करना हो, रेलवे का विकास हो, नहरों का विकास हो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना हो, ऐसे तमाम सारे कार्य करने होते हैं। और इनका जब विकास किया जाता है तो इन क्षेत्रों में यदि वनों का विस्तार मिलता है तो उनकी वजह से इनका कर्तन किया जाता है, इसलिए इनकी संख्या दिनों दिन प्रभावित होती जा रही है। और भी तमाम सारे कारण हैं, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा, इसलिए मैं संक्षेप में यहाँ पर ही अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। शेष बातें अगले वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। आपसे अपेक्षा है कि इस वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार तैयारी करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। ऐसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।